नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां बागेश्वर के कपकोट में नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष प्रत्याशी गीता एठानी के प्रचार प्रसार के लिए विधायक सुरेश गढ़िया गांव-गांव तक पहुंचकर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी धना बिष्ट भी अपने समर्थकों के साथ जनता के बीच पहुंचकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। आज हमने वार्ड नंबर 6 और 7 में प्रचार प्रसार किया। हमें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और निश्चित ही हमारे जो बड़े भाई हैं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमान गोविंद बिसी, उनके किए गए कार्यों का लाभ हमारी उनकी श्रीमती जी धना बिष्ट जी को मिलेगा और हमें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कोट नगर पंचायत में सभी 7 वार्डों में और नगर पंचायत अध्यक्षा में भारतीय जनता पार्टी भारी मत से जीतने वाली है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से हमने नगर पंचायत कपकोट के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं और उस कामों के बल पर आम जनता चाहती है कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार हो और उसके निमित्त हम जहाँ भी जा रहे हैं तो सभी मातृशक्ति का, युवा शक्ति का, सभी बुजुर्गों का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए सब लोग आतुर हैं। वहीं अल्मोड़ा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने निकाय चुनाव में बहुमत का दावा किया है। वहीं बीजेपी की राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया तो कांग्रेस बहुमत से जीतेगी। साथ ही कहा कि बीजेपी लैंड जिहाद, मजार जिहाद और बटेंगे तो कटेंगे की बात कहते हुए जनता के बीच जा रही है, जबकि कांग्रेस सफाई, स्वच्छ, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सुरक्षा जैसे जरूरी विषयों पर जनता की सेवा करने के लिए चुनाव प्रचार कर रही है। देखिए, मैंने कहा बहुमत में हम होंगे। करण मेहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन हरियाणा की गाड़ियां पूरे मंगलौर के चुनाव में अंदर थीं और किस तरीके से लोगों को वोट देने से वंचित किया गया, मारपीट की गई, गोलियां चली, लाठियां चली, लोगों के खून निकाले गए और उसके बाद मीडिया के दबाव में हम उस चुनाव को जीत पाए। मीडिया अगर नहीं दिखाती तो शायद वो चुनाव बदल जाता। अगर बीजेपी उस तरीके का नाच इन निकाय पंचायत चुनाव में नहीं करेगी तो निश्चित ही कांग्रेस भारी बहुमत से इस चुनाव को जीतने जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर रामनगर पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने रामनगर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के पार्टी प्रत्याशी मदन जोशी के समर्थन में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने उनके साथ रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, पार्टी प्रत्याशी मदन जोशी और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि रामनगर में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। भाजपा जोड़ने की राजनीति करने के साथ ही विकास की राजनीति करती है। माहौल बहुत अच्छा है। सारा घूम करके जिस प्रकार से हमारे नेताओं में, कार्यकर्ताओं में मातृशक्ति में उत्साह है, उसको देख करके और जनता ने जिस प्रकार से समर्थन किया है उसको देख करके मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि इस बार रामनगर में परिवर्तन होगा और रामनगर का नगर पालिका का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मदन जोशी बनेंगे। हम लोगों को बांटते नहीं, हम लोगों को एकजुट करते हैं। हमें कहते हैं एक हैं तो नेक हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये हमारा सुविचारित चिंतन है। हम बांटते नहीं हैं, हम एकजुट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन को लेकर 17 देशों के प्रवासी देहरादून आए हुए हैं, जो उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में निवेश कर दूरस्थ गांव को गोद लेने की बात हो रही है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार द्वारा आज राजधानी देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में तकरीबन 17 देशों में उत्तराखंड के प्रवासी निवास
जो कर रहे हैं वो उन्होंने शिरकत की है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। और इस सम्मेलन के पीछे एक उद्देश्य यही रहा है कि जो उत्तराखंड के लोग बाहर देशों में काम कर रहे हैं, जिन्होंने नाम कमाए हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा थी कि उत्तराखंड में आकर वो अलग अलग जो इंडस्ट्री है उसमें निवेश करें, उत्तराखंड के लिए कुछ करें। तो उसके लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें 17 देशों के जो लोग हैं उत्तराखंडी प्रवासी वो यहाँ पहुँचे हैं। और मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँच चुके हैं, सरकार के और कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पहुँचे हैं। और इस आयोजन के करने के पीछे एक वजह ये रही कि जो लोग आए तो उनसे कम से कम सरकार की बात होगी, सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे उनका इंटरेक्शन होगा और यही चीज़ें निकाल कर सामने आएंगी कि आखिर जो लोग हैं किस इंडस्ट्री के में इनका इंटरेस्ट है और किस इंडस्ट्री में निवेश करना चाहते हैं। तो कई मुद्दों को लेकर कई जो ऐसी इंडस्ट्री है उनको लेकर के भी आज चर्चा होगी। और जो प्रवासी सम्मेलन है उसका शुभारंभ हो चुका है और यहाँ मुख्यमंत्री भी पहुँच चुके हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब देखना ये होगा कि इस सम्मेलन से उत्तराखंड के लोगों को कितना फ़ायदा होगा। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, TV24 उत्तराखंड। देहरादून में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर 17 देशों में रहने वाले प्रवासी एक साथ इकट्ठा हुए। सम्मेलन में उत्तराखंड में निवेश की संभावनाएं, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा के साथ ही उद्यान जड़ी बूटी में संभव विषय पर पैनल डिस्कशन किया गया। हमने सभी प्रवासियों से ये अनुरोध किया था कि वो आए अपने अपने पैतृक स्थानों पर, अपने अपने गांव, एक एक गांव को कम से कम वो गोद लें, अडॉप्ट करें। और उसमें बड़ी संख्या में आज देश और दुनिया के लोगों ने, लगभग 30 लोगों ने अभी तक इस काम को आगे बढ़ा दिया है। अनेक गाँव ले लिया, अपने अपने गाँव की ओर जा रहे हैं। सरकार की ओर से जो भी उनको सहयोग चाहिए उसमें सरकार करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रवासी भाई बहन भी वो हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनकर दुनिया के देशों में काम करें। और आज उनको खुशी हो रही है। अभी मैं काफ़ी लोगों से, क्योंकि उद्घाटन सत्र अभी समाप्त हुआ है, उसके बाद अन्य सत्रों में भी उनका यहाँ पर चिंतन होना है, मंथन होना है, कई सारी चर्चाएं होनी है। पिछले 16 साल से मैं दुबई में रह रहा हूँ, लेकिन हर साल मैं अपने देश, अपने राज्य उत्तराखंड आता हूँ। होली यहीं मनाई जाती है। मैं अभी पिछले लास्ट वीक उत्तराखंड अपने गांव में था और ये जो उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन पहली बार मुख्यमंत्री जी ने आयोजित किया है और मैं मानता हूँ ये पहला ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये आयोजन किया है और इस सफल आयोजन के लिए उनके बहुत बहुत आभार, उनकी बहुत बहुत टीम को बहुत बहुत आभार। मैं दुबई से सेवा कार्य से जुड़ा हूँ। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, विदेशों से यहाँ आके हमें इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने सवाल कहा कि उत्तराखंड के लिए हम क्या करना चाहते हैं, उत्तराखंड के लिए हमारी क्या सोच है, उत्तराखंड के लिए हम क्या देखना चाहते हैं। जो सरकार ने अभी काम करे हैं, जो सरकार ने कानून लाए हैं, जो भी परियोजनाएं लाई हैं, हम उनसे बहुत खुश हैं। और उस परियोजना से, जो कानून से, उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है। हम विदेशों में जाते हैं तो हमें लोग जब हमें देखते हैं, हम कहते हैं उत्तराखंड से हैं, तो वो हमें एक देवभूमि के नज़रिए से देखते हैं, एक डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं, जो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारा जन्म एक ऐसी जगह हुआ है जो भगवानों की धरती, देवभूमि कहा जाता है। वहीं हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में नैनीताल मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर बैठक ली। राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न राज्यों से लगभग 2000 खिलाड़ी और डेलीगेट्स के आने की संभावना है। सीओडी ने खेल विभाग को इवेंट कंपनी के साथ बेहतर समन्वय बनाते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीओडी ने वेन्यू कार्यों के लिए नियुक्त इवेंट कंपनी और अधिकारियों से अब तक की गई तैयारियों की जानकारी ली। इवेंट मैनेजर ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की है। उनको ये निर्देश दिया गया है कि सभी जगह आप विजिट कर ले जहाँ जहाँ इवेंट्स हो रहे हैं, और उसके बाद 18 तारीख को उसका एक 3D मैप उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा विभागों की समीक्षा की गई कि विभागों को जो निर्देश दिए गए थे उसमें क्या क्या चीज़ें हो गई, क्या अभी बाकी है। तो कई जगह काम पूरा हो गया, कई जगह कार्य गतिमान है, तो सभी को निर्देशित किया गया है कि काम समय से पूर्ण कर लिया। जल्द ही प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। ऐसे में बच्चों का परीक्षा पर मानसिक दबाव ना पड़े, इसके लेकर परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान बच्चों
से संवाद भी करेंगे। इसे लेकर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने भी तैयारी कर ली है। इसके लिए छात्रों से आवेदन मांगे गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 14 फरवरी रखी गई है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों पर मानसिक दबाव कम हो और वो परीक्षा को लेकर मोटिवेट भी रहें। परीक्षा पे चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है शिक्षा विभाग का, और इसके तहत जो है हमने अपने सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से आवेदन मांगे हैं और लगभग हमारे यहाँ अभी तक 1,75,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और इसकी अंतिम तिथि जो है आवेदन करने की, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 14 जनवरी है। और इसमें हमारे द्वारा अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बच्चों के साथ में इंटरेक्शन किया जाएगा और निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और उनको इससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, उनको गाइडेंस मिलेगी, उनको मोटिवेट किया जाएगा। तो इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पे स्टेट लेवल पे काम चल रहा है। पंजीकरण की कार्रवाई अभी गतिमान है। चंपावत में बांस बसवाड़ी गांव में ग्रामीण लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं। कई सालों से संघर्ष के बाद भी उनकी मांग पूरी हुई है और सड़क का निर्माण कार्य हुआ है, मगर विभागीय लापरवाही के चलते सड़क ढंग से नहीं बन पाई है। बरसात होते ही सड़क नाले में तब्दील हो गई है। उत्तराखंड में सरकारें बदलती रही, लेकिन यहाँ के लोगों की किसी ने नहीं सुनी। मजबूर होकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क बनाने का फैसला लिया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो गाँव में बचे हुए लोग भी पलायन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से उत्तराखंड सरकार की रहेगी। बात करते हैं नैनीताल की, जहां पर नैन गांव के पास एक कार 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कार सवार अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर सर्विस सहित एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर 200 मीटर गहरी खाई से 4 घायलों को बाहर निकाला। एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने एक घायल को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायलों का इलाज चल रहा है। और वहीं रामनगर में नशा मुक्त अभियान के तहत रविवार को पुलिस ने नशे में के बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में नशेड़ियों को कोतवाली लाकर उन्हें जागरूक किया। साथ ही भविष्य में नशा न करने की शपथ दिलाई। अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि रामनगर शहर के आसपास बढ़ते नशे के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए आज ये अभियान चलाया गया है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। समाज में बढ़ते नशे को लेकर हमारे द्वारा जो जागरूकता अभियान के क्रम में आज जो नशा ले रहे हैं, जो शराबी या जो नशे को यूज कर रहे हैं, उन यूजर्स को बुलाकर उनको जो है इसके दुष्प्रभाव के बारे में हमारे द्वारा जानकारी दी गई है, उनको इसके बारे में अवेयर किया गया है। समाज में बढ़ते अल्मोड़ा में पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर स्कूटी से मुरादाबाद गांजा लेकर जा रहे थे। बता दें कि पुलिस भिकियान शैन रोड पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान एक स्कूटी रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान तस्करों के पास से गांजा बरामद किया गया। जब्त किए गए गांजे की कीमत 2,50,875 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। चेकिंग के दौरान एक स्कूटी से जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, उनके पास से 10 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख से अधिक है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनकी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं बिंदुखता में द हंस फाउंडेशन ने निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया, जिसमें द हंस फाउंडेशन मोबाइल मेडिकल टीम ने क्षेत्र में 120 मरीजों की आंखों की जांच की और परामर्श के बाद मोतियाबिंद के मरीजों को ऑपरेशन के लिए लाभार्थियों का चयन किया। इस दौरान हंस फाउंडेशन के परियोजना समन्वय देवेंद्र पासवान ने कहा कि नैनीताल जनपद में 4 मोबाइल मेडिकल टीम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाती है। वहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूबीन ने बताया कि क्षेत्र शिविर में बुजुर्गों के साथ ही बच्चों की भी आंखों की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। द हंस फाउंडेशन की तरफ से आई कैंप लगाया गया है और द हंस फाउंडेशन की तरफ से आप नैनीताल हल्द्वानी में 4 एम्बुलेंस चल रही हैं जो 96 विलेज को कवर कर रही हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
फायदा दे रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके। साथ ही साथ स्वच्छता पे भी हम काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों में स्वच्छता और स्वस्थ रहें, इन चीज़ों पे काम कर रही है। इसी के दौरान देखा गया था कि आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, तो हंस फाउंडेशन ने एक आई कैंप का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो हंस फाउंडेशन को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो कि गरीबों के लिए ये शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो लो सोशो इकोनॉमिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है। और यहाँ पर ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं जो वो हैं चश्मे के लिए, और कुछ मिले हैं जिनमें ज़्यादातर महंगापन भी है, वीकेसी भी है। बच्चों में ज़्यादातर वीकेसी के पेशेंट्स हैं और बच्चों में भी ज़्यादातर चश्मे मिले हैं, जो कि अच्छी बात है। जितनी जल्दी हम चश्मे का नंबर बच्चों में देंगे उतना अच्छा उनके लिए है, नहीं तो उनमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे महंगापन, और नज़र भी कम रह जाती है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां बागेश्वर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। यहां शनिवार देर शाम से हल्की बारिश जारी है। वहीं कपकोट में ऊंचाई वाले क्षेत्र में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए ग्रामीण और राहगीर अलाव का सहारा ले रहे हैं। बता दें कि पिंडर घाटी और गरुड़ घाटी में पारा लगातार गिरता जा रहा है। नैनीताल में देर रात ऊंची पहाड़ियों के साथ नगरीय क्षेत्रों में भी हिमपात देखने को मिला। इसके इलाके में भीषण ठंड होने के बावजूद बर्फबारी का आनंद लेते पर्यटक ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। वहीं पर्यटकों का कहना है कि आज सुबह बर्फबारी देखने की उनकी मुराद पूरी हो गई है। इसके अलावा मौसम के दूसरे हिमपात से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। रात हम लोगों ने सोचा था क्या बर्फ गिरेगी, पर ऐसा हो गया। एक मैजिक हो गया हम लोगों के साथ में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ज्यादा। नैनीताल में पहली बार फर्स्ट बार बर्फ देखी है, और मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखी है। ये मेरे हस्बैंड है, इन्होंने फर्स्ट बार देखी है बर्फ। मैंने बहुत बार देख चुकी हूँ बर्फ को, नैनीताल में फर्स्ट बार देखी है बस। मेरठ से फैमिली के साथ आया था, बड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा मेरे साथ कि पता नहीं था इतना स्नोफॉल हो जाएगा। और बहुत प्यारा व्यू यहाँ पर हो गया अचानक से। हम लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है फैमिली के साथ। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। औली सहित ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हुई है। वहीं ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी होने से कई गांव बर्फ से ढक गए हैं। निचले स्थानों में कड़ाके की ठंड हो रही है। क्षेत्र में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद से किसानों के साथ ही पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।